सब वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। और मेरे प्यारे बच्चों, क्या पढ़ा रहा हूं? सरफेस केमिस्ट्री। और सरफेस केमिस्ट्री में हम लोगों ने पिछले वीडियो में एंजाइम कैटालिसिस और लॉक एंड की मैकेनिज्म को पढ़ लिया था। गाइज वहां तक हमारे चैप्टर का आप मान के चलिए ऑलमोस्ट 40-45% पार्ट कंप्लीट हो चुका है। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज कोलॉइड्स। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चे बिल्कुल ध्यान से मन लगाकर इस चीज को सुनेंगे, तभी ये चीज क्लियर होगी। नाउ व्हाट आर कोलॉइड्स? कोलॉइड्स समझने से पहले मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस के बारे में कुछ पूछना चाहता हूं। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 क्लास 12th का सॉल्यूशंस में क्या पढ़ा था? एक सॉल्यूशन क्या होता है? आपने कहा था सर सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसके अंदर सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उस सॉल्यूशन को हम लोग नाम देते हैं ट्रू सॉल्यूशन। हम लोग उस तरीके के सॉल्यूशंस को क्या बोलते हैं? ट्रू सॉल्यूशंस। नाउ व्हाट आर ट्रू सॉल्यूशंस? ट्रू सॉल्यूशन का मतलब होता है ये एक प्रकार का होमोजीनियस मिक्सचर है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय होमोजीनियस? सॉल्यूट सॉल्वेंट में पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा। होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर सॉल्यूट dissolves completely in solvent and cannot be observed by naked eyes। यानी आप अपनी आंखों से उस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल्स को नहीं देख सकते। इनफैक्ट ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स मेरे प्यारे बच्चों इतने छोटे हो जाते हैं कि ये लाइट को भी स्कैटर नहीं कर सकते। मतलब अगर लाइट आई, एक रे ऑफ लाइट आई, तो वो सॉल्यूट के पार्टिकल से टकराती हुई आगे बढ़ जाएगी। जैसे अभी आप देखो, अब देखो यहां बोर्ड पर आपको मेरी परछाई दिख रही है क्योंकि हमने यहां पर एक लाइट लगा रखी। तो लाइट आई, मेरे ऊपर गिरी और मेरे से रिफ्लेक्ट होकर चली गई, मेरे से रिफ्लेक्ट होकर कैमरे में आ गई, तो मेरा शैडो पीछे बन गया। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी बड़ी है। मतलब मैं एक बड़ा पार्टिकल, इमेजिन करो मुझे एक बड़ा पार्टिकल, ये मार्कर को देखो, अब आपको यहां पर मार्कर की भी शैडो दिख रही है। तो मार्कर भी अपने आप में एक बड़ा पार्टिकल है। तो जब भी पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, लाइट उससे टकराकर रिफ्लेक्ट हो जाती है, अपने पाथ से स्कैटर हो जाती है। लेकिन जब आप ट्रू सॉल्यूशन बनाते हो तो सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज इतना छोटा होता है कि लाइट को भी स्कैटर नहीं कर पाता। तो कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड बाय नेकेड आइज एंड इट इज सो स्मॉल that it cannot scatter the ray of light। मतलब लाइट को भी स्कैटर नहीं कर पाएगा। मतलब ये इतना खतरनाक तरीके से मिक्स हो जाएगा कि ना तो लाइट डालकर आप चेक कर सकते हो, ना नेकेड आइज से चेक कर सकते हो। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, ट्रू सॉल्यूशन में ये जो सॉल्यूट है, इसके सॉल्यूट का पार्टिकल साइज होता है लेस देन 1 नैनोमीटर्स। 1 नैनोमीटर से भी कम का साइज अगर किसी पार्टिकल का होगा, अगर किसी पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से भी कम होगा, 1 नैनोमीटर से भी छोटा होगा, तो वो डेफिनेटली किस प्रकार का सॉल्यूशन बनाएगा? ट्रू सॉल्यूशन बनाएगा। क्या ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई? इज देयर एनी काइंड ऑफ डाउट? प्यारे बच्चों, क्या इसके अंदर कोई डाउट है? तो हम लोग ट्रू सॉल्यूशन को ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ सकते हैं। फिर एक और सॉल्यूशन होता है जिसे बोला जाता है सस्पेंशंस। सस्पेंशन क्या होता है सर? वो गाड़ी के सस्पेंशन, डूइंग 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 जो गाड़ी चलती है वो सस्पेंशन नहीं। सस्पेंशन भी एक प्रकार का
सॉल्यूशन ही है, बट ये किस टाइप का सॉल्यूशन है? ये एक प्रकार का हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन है। सर हेटेरोजीनियस का मतलब तो ऐसा होता है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर पूरी तरीके से ना मिले। अच्छा एक बात और बता दूं मैं बच्चों, ये जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट टर्म है ये आप सिर्फ ट्रू सॉल्यूशन के लिए इस्तेमाल करते हो। यहां पर हम सस्पेंशन के लिए बोलेंगे कि जब आप एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में डिसॉल्व करते हो तो वो प्रॉपरली डिसॉल्व नहीं होता, इनफैक्ट आपको उस सब्सटेंस के पार्टिकल अनडिसॉल्व्ड फॉर्म में दिखते हैं। तो आप इसके लिए क्या बोलेंगे, आप इसके लिए कैसे डिफाइन करेंगे? दैट व्हेन अ सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड। अब बेटा डिसॉल्व्ड जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है पूरी तरीके से मिक्स हो जाना। जैसे कि आपने यहां पर देखा पूरी तरीके से घुल गया, घुल जाना, शक्कर घोल दी, तो उसके लिए डिसॉल्व यूज करते हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं डिसॉल्व तो होगा नहीं, इसीलिए यहां पर डिसॉल्व की जगह पर, यहां पर डिसॉल्व की जगह पर एक नया वर्ड यूज आएगा, दैट इज सस्पेंडेड। सस्पेंड का मतलब होता है बस मिक्स कर देना, एक पार्टिकल को, एक सब्सटेंस को उठाकर दूसरे सब्सटेंस के अंदर मिक्स कर देना। अब अगर वो पूरी तरीके से घुल जाए तो डिसॉल्व, और अगर ना घुले तो वो क्या फॉर्म में दिखेगा? सस्पेंडेड फॉर्म में। ऐसे 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 आपको नजर आएगा, वो आपको क्लियरली दिखेगा। तो when one substance is suspended into the another substance, into the another substance, it remains undissolved, it remains undissolved, and क्योंकि ये अनडिसॉल्व रहता है it can scatter the light, ये लाइट को स्कैटर करेगा। मतलब जैसे ही इस सस्पेंडेड सब्सटेंस पर, जैसे ही सस्पेंडेड पार्टिकल से लाइट आकर टकराएगी, लाइट स्कैटर हो जाएगी। और प्यारे बच्चों जब कभी भी लाइट किसी पार्टिकल से टकराकर स्कैटर होगी, हमारी नेकेड आइज उसे देख सकेगी, मतलब हम इसे हमारी नेकेड आइज से भी देख सकेंगे, क्योंकि इसके पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा होता है, मैं आपको बताऊंगा। एंड कैन स्कैटर द लाइट एंड ऑब्जर्व्ड बाय नेकेड आइज, और आप इसे नेकेड आइज से देख सकते हैं। और इस प्रकार के हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है? सस्पेंशन। इसका पार्टिकल का साइज होता है मोर देन 1000 नैनोमीटर्स, यानी 1000 नैनोमीटर से बड़ा साइज होता है। इसका मतलब वो जो बालू रेती देखी आपने, सैंड, जब आप सैंड को पानी में डिसॉल्व कर दोगे, सैंड को नहीं रहे, सैंड को, ऐसे एंडी, तो जब आप सैंड को नहीं, जब आप सैंड को पानी में डिसॉल्व कर दोगे, स्टर करोगे, आपको सैंड के पार्टिकल्स दिखेंगे। और थोड़ी देर बाद, क्योंकि इतने बड़े होते हैं, 1000 नैनोमीटर से बड़े होते, थोड़ी देर बाद वो नीचे डिपॉजिट हो जाएंगे, थोड़ी देर बाद वो आपको नीचे जमा होते हुए दिखेंगे, थोड़ी देर बाद वो क्या होगा? नीचे जम जाएगा। यानी कि एक सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल पानी, ऊपर चला जाएगा और दूसरा सब्सटेंस आपकी मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। समझ में आ रही बात आप लोगों को प्यारे बच्चों? पक्की बात? अच्छा, क्योंकि ये पार्टिकल्स, सस्पेंशन के पार्टिकल्स 1000 नैनोमीटर से भी बड़े होते हैं, मतलब ये ग्रेविटी के फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से धीरे धीरे नीचे सेटल होने लगेंगे। मतलब जब आप पानी में कंकड़ मिला दो या पानी में बालू रेती मिला के खूब देर स्टर करो, तो कुछ देर तो वो पानी के साथ ऐसे ऐसे घूमते रहेंगे, लेकिन फिर धीरे 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 धीमे 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 नीचे जमा हो जाएंगे। समझ में आ रही बात आपको? तो स्लोली क्या होगा? स्लोली दीज पार्टिकल्स विल सेडिमेंट का मतलब होता है नीचे जमा हो जाना। मतलब कुछ देर बाद ये सॉल्यूशन ही टूट जाएगा। भाई सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सोचो, जब आप एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस के अंदर मिक्स कर दो, तो उन दोनों सब्सटेंस का मिक्सचर, वो कहलाता है सॉल्यूशन। लेकिन जब दोनों सब्सटेंस अलग अलग हो जाए, जैसे आपने पानी में सैंड मिलाया, तो पानी में सैंड मिला के स्टर करा, बन गया सॉल्यूशन, बन गया सस्पेंशन। लेकिन धीमे 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 पार्टिकल्स क्या होंगे? सैंड के नीचे जमा होने लगेंगे और पानी से अलग हो जाएंगे। तो अब पानी पानी अलग,
मिट्टी मिट्टी अलग, तो ये सस्पेंशन बचा क्या? नहीं, सस्पेंशन तो कब बचेगा? जब दोनों मिक्स होंगे। तो कुछ देर बाद जब पार्टिकल्स सेडिमेंट हो जाते हैं, सैंड के पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं, पार्टिकल सेडिमेंट होते ही सस्पेंशन ब्रेक हो जाएगा, सस्पेंशन खत्म हो जाएगा, वो अब सॉल्यूशन नहीं रहेगा। तो ये सॉल्यूशन कुछ देर के लिए ही रहता है, ये सॉल्यूशन कुछ देर के लिए रहता है। अच्छा, इनफैक्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, आपने मार्केट से कभी सिरप खरीद के लाए हो, अगर आप मार्केट से कभी सिरप लाए हो तो सिरप के पीछे लिखा रहता है शेक वेल बिफोर यूज करने के पहले सिरप को अच्छे से शेक करो। कारण मैं आपको बताता हूं। देखो, सिरप बनता क्यों है? सिरप उन पेशेंट्स के लिए बनता है जो गोली निगल नहीं सकते, स्पेसिफिकली बच्चे। जब आप भी बच्चे होगे तो गोली निगलने में बड़ी तकलीफ होती होगी, तो क्या सिरप ऐसा रहता है कि मुंह में रखा फटाक से पानी पी गए तो दवाई अंदर चली गई। तो सिरप बनता कैसे? सिरप यूजुअली मीठा लगता है, वैसे तो बहुत ही गंदा लगता है, लेकिन फिर भी बच्चों को बेवकूफ बनाने के लिए उसमें तो बड़े अट्रैक्टिव कलर मिलाए जाते हैं, नीला, पीला, हरा। बच्चों को लगता है यार ये तो कोई अच्छी चीज होगी, कलर को देख के अट्रैक्ट होकर उनको खाने की इच्छा हो जाती है। दूसरा, उसके अंदर पानी और शक्कर मिला के मीठा सिरप का मतलब दवाई वाला सिरप नहीं, सिरप का मतलब होता है पानी में शक्कर मिलाना। वो जो गुलाब जामुन की चाशनी होती है ना, या रसगुल्ले की चाशनी, वो भी सिरप कहलाती है। तो ये क्या करते हैं, पानी में शक्कर मिला के एक सिरप बना लेते हैं, उसमें अच्छा सा प्यारा सा कलर मिला के बच्चों को बेवकूफ बनाने के लिए उसको कलरफुल बना देते हैं, और फिर मिलाई जाती है उसमें दवाई, मेडिसिन, जो बॉडी में जाकर बच्चे की तबीयत को ठीक करेगी। लेकिन वो मेडिसिन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है। तो मशीनरीज का इस्तेमाल करके वो सिरप के अंदर मेडिसिन मिला के उसको डिसॉल्व तो कर देते हैं, लेकिन जब वो मेडिसिन इंडस्ट्रीज से या कंपनी से निकलती है और मेडिकल वाले की दुकान पर आकर पहुंचती है, तो मेडिकल की दुकान वाला क्या करता है, वो सिरप को ऐसे दुकान पे शेल्फ पे रख देता है। अब क्या होगा, शेल्फ पे मेडिसिन रखी हुई है, धीरे धीरे मेडिसिन के पार्टिकल सिरप में नीचे जमा हो जाते हैं और वो मीठा कलरफुल पानी ऊपर चला जाता है। तो जब आप सिरप बिना शेक करे ले लोगे तो आपकी बॉडी में दवाई की मात्रा कम जाएगी और सिरप की मात्रा ज्यादा जाएगी। इससे पहले उसको अच्छे से शेक कर लो, ताकि जो दवाइयां, जो मेडिसिन के पार्टिकल नीचे सेडिमेंट हो गए, वो वापस से पूरे सिरप के अंदर इवनली मिक्स हो जाए, नीचे से लेके ऊपर तक। और फिर आप जब दवाई पियो तो आपकी बॉडी में सिरप के साथ साथ मेडिसिन भी जाए। क्या बात समझ में आ गई? तो वो होते हैं सस्पेंशन। क्या दोनों चीज समझ में आई? लेकिन अभी आप लोगों ने यहां पर जो सॉल्यूशंस पढ़े, ये दोनों एक्सट्रीम है। एक सॉल्यूशन के अंदर तो पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से भी छोटा है, तो दूसरे में 1000 से बड़ा है। तो यार ऐसा भी तो कोई सॉल्यूशन होना चाहिए ना जिसमें पार्टिकल का साइज 1 से 1000 के बीच में हो। तो जी हाँ, और मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर भी एक सॉल्यूशन ऐसा होता है जिसमें पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक का होता है। समझ में आ रही बात आप लोगों को? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में पार्टिकल साइज होता है, और ऐसे पार्टिकल्स की वजह से जो सॉल्यूशन बनता है उसे बोला जाता है कोलॉइड्स। क्या बोला जाता है? कोलॉइड्स, या कुछ लोग इसे कोलॉइडल सॉल्यूशन भी कहते हैं। चलो पूरा नाम लिख देते हैं, काय को आलसी करना। अरे आलसी, पूरा लिख दे, तेरे को क्या पैसा लग रहा है? उल्टा तुझे पैसा मिल रहा है तो लिखता क्यों नहीं बे पूरा? तो कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो व्हाट इज कोलॉइडल सॉल्यूशन? कोलॉइडल सॉल्यूशन की डेफिनेशन के पहले एक बात और सीखो। जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसे होमोजीनियस बोलने का कारण क्या है? उसे होमोजीनियस बोलने का कारण है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाता है। इतना भयानक डिसॉल्व होता है, इतना खतरनाक डिसॉल्व होता है कि ना तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स नेकेड आइज से नजर आते हैं, ना सॉल्यूट के पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर कर पाते हैं। तो अगर ऐसा डिसॉल्व हो तो मैं होमोजीनियस बोलूंगा। लेकिन ऐसा डिसॉल्व होने के लिए कंडीशन क्या है? सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज जब वो सॉल्यूशन में जाए तब 1 नैनोमीटर से भी छोटा होना चाहिए, तब वो
1 नैनोमीटर से भी छोटा होना चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन यहां पर तो 1 नैनोमीटर से बड़ा है और 1000 नैनोमीटर से छोटा है, तो क्या मैं इसे होमोजीनियस बोल पाऊंगा? नहीं। दैट मीन्स कोलॉइडल सॉल्यूशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन। ये भी किस प्रकार का सॉल्यूशन है? ये भी एक प्रकार का हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन है। अब यहां पर इन पार्टिकल के साइज को मैं अगर ध्यान से देखूं तो ये 1000 नैनोमीटर से छोटे हैं और 1 नैनोमीटर से बड़े हैं। दैट मीन्स इनके पार्टिकल का साइज कोई इतना भी ज्यादा बड़ा नहीं है कि मैं इन्हें नेकेड आईज से देख पाऊं। मैं पार्टिकल्स को नेकेड आईज से कब देख पाऊंगा? जब वो 1000 नैनोमीटर से बड़े हो। सो देयरफॉर दे कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड बाय नेकेड आईज। लेकिन 1 नैनोमीटर से बड़े हैं, मैंने माना 1000 से छोटे हैं, 1000 से छोटे इसे नेकेड आईज से नहीं दिख रहे, लेकिन 1 नैनोमीटर से तो बड़े हैं। और अगर 1 नैनोमीटर से बड़े हैं तो लाइट को स्कैटर कर पाएंगे, ये लाइट को स्कैटर कर पाएंगे। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? तो क्या ये कोलॉइड के पार्टिकल्स, क्या कोलॉइड में, कोलॉइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है? नहीं। 1000 नैनोमीटर से बड़ा है? नहीं। तो यहां पर हम बोलेंगे दैट व्हेन अ सब्सटेंस इज, अब बेटा यहां पर डिसॉल्व वर्ड का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता मैं। डिसॉल्व का मतलब तो पूरी तरीके से घुल जाना है, और ना मैं सस्पेंड का यूज कर पाऊंगा वर्ड। क्यों? क्योंकि सस्पेंड का मतलब क्या होता है? दिखना, और पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होना। इसलिए यहां पर मैं एक नया वर्ड यूज करूंगा। सो व्हेन अ सब्सटेंस इज डिस्पर्स्ड हो जाना, यानी बिखर जाना, इधर उधर चारों तरफ भटक जाना। जैसे आप पानी के अंदर आपने जैसे इंक मिलाई, तो इंक कैसी एक लाइन में नीचे जाती है और फिर धीरे धीरे फैलना चालू करती है। तो डिस्पर्शन का मतलब होता है फैलना। तो जब आप एक सब्सटेंस के पार्टिकल्स को, व्हेन अ सब्सटेंस इज डिस्पर्स्ड इनटू द अनदर सब्सटेंस, यानी किसी और सब्सटेंस के अंदर आपने इसको क्या करा? डिस्पर्स कर दिया, यानी आपने इसको फैला दिया। डिस्पर्स का मतलब फैला देना होता है। फैला दिया, क्या करा? फैला दिया, यानी बिखेर दिया। तो जब आपने एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस के अंदर डिस्पर्स कर दिया, डिस्पर्स इनटू अनदर सब्सटेंस, इट्स पार्टिकल्स, ऐसा लिखना चाहिए, इट्स पार्टिकल्स, PARTI, its particles cannot be observed by naked eyes। इसके पार्टिकल्स आप नेकेड आइज से नहीं देख सकते, बट कैन स्कैटर द लाइट। लेकिन लाइट को स्कैटर करने की वजह से आपको ये दिखने लगेंगे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है टिंडल इफेक्ट। क्या टिंडल इफेक्ट? आप एक अंधेरे बंद कमरे में बैठे हो, एक बंद अंधेरा कमरा जिसमें आप लोगों को बैठा दिया गया है। एक खिड़की से सूरज की लाइट अंदर आ रही है। उस सूरज की लाइट का आपको पूरा रास्ता क्लियरली दिख रहा है कि इतने पोर्शन में सूरज की रोशनी ऐसी ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। लेकिन वो सूर्य की रोशनी अगर आप अभी इस कमरे में ऑब्जर्व करो तो आपको सूरज की रोशनी का रास्ता नजर नहीं आएगा। मतलब किस रास्ते पर सूरज की किरणें चल रही है वो आपको यहां नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर एक बंद अंधेरा कमरा और एक छोटे से गड्ढे में से, एक छोटी सी खिड़की में से अगर लाइट आ रही है तो वो आपको दिखेगी। अगर आप मूवी थिएटर में बैठे हो तो सामने पर्दे पर पीछे प्रोजेक्शन रूम से, प्रोजेक्टर में से एक लाइट आती है जो पर्दे पर गिरती है, तो आपको वो लाइट वहां प्रोजेक्टर से निकलती हुई दिखती है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, इस कमरे में जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं वो हवा के अंदर यानी एयर के अंदर डिस्पर्स्ड हैं, मिले हुए हैं, फैले हुए हैं। और वो डस्ट के पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से तो बड़ा होता है, इसलिए आपको अभी डस्ट का पार्टिकल नहीं दिख रहा है। लेकिन 1000 नैनोमीटर से छोटा है,
इसलिए आपको नेकेड आई से नहीं दिख रहा है। 1000 नैनोमीटर से छोटा है इसलिए नेकेड आई से नहीं दिख रहा है, लेकिन 1 नैनोमीटर से बड़ा होने की वजह से जब लाइट एक प्रॉपर एंगल पर उस पार्टिकल को हिट करेगी, ऐसा जरूरी नहीं कि लाइट सीधी जाके हिट करे और हर जगह डस्ट डस्ट दिखे, एक प्रॉपर एंगल पे जब लाइट आकर, एक प्रॉपर एंगल से जब लाइट आकर उस पार्टिकल को हिट करेगी तो वो लाइट स्कैटर हो जाएगी और उसकी वजह से वो पार्टिकल हमें दिखने लगेगा। भाई मैं क्यों दिख रहा हूं, मैं क्यों नजर आ रहा हूं? लाइट मेरे पे पड़ रही है, मुझसे टकरा के स्कैटर होके आपकी आंखों में गिर रही है, इसलिए मैं नजर आ रहा हूं। तो वो पार्टिकल भी आपको नजर क्यों आएगा? जब एक लाइट आकर उस कोलॉइड पार्टिकल को, उस कोलॉइड के पार्टिकल को एक एंगल पर हिट करेगी और हिट करने के बाद स्कैटर होगी, और आपकी आंखों में पड़ेगी तो आपको दिखने लगेगा। तो जब आप एक बंद अंधेरे में कमरे में बैठे हुए होते हो तो आपको वो जो सूर्य की रोशनी कमरे में आ रही है उसके अंदर आपको छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल ऐसे घूमते हुए नजर आएंगे। तो वो पार्टिकल ऐसे जो नजर आ रहे हैं वो सिर्फ उतने ही पोर्शन में क्यों नजर आ रहे हैं, बाकी कमरे में क्यों नहीं? क्योंकि सूर्य की रोशनी उन पार्टिकल्स पे पड़ रही है और एक स्पेसिफिक एंगल पे हिट कर रही है जिससे वो पार्टिकल विजिबल हो गए। तो ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाता है कोलॉइडल सॉल्यूशन। क्या बात समझ में आ गई? तो मेरे प्यारे बच्चों, ट्रू सॉल्यूशन हम लोग पढ़ चुके हैं। सस्पेंशन का तो कोई मतलब ही नहीं, बना और टूट जाता है तो ये तो बस ऐसे ही है नॉर्मल के लिए। लेकिन आज कोलॉइड्स हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया है एंड फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो हम लोग इस कोलॉइड्स के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। पहले कोलॉइड्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे, उसके बाद और बहुत सारी बातें इसके बारे में करेंगे और ये चैप्टर आप मान के चलो बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। तो आज की क्लास को हम यही इंट्रोडक्शन पर रोकते हैं। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर कोई भी डाउट हो तो अभी कमेंट सेक्शन में लिख दो। मैं टॉपिक यहां इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि ये नई चीज आई है, ये सॉल्यूशन नए आए हैं। तो अगर आपको इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो। एक बार इमेजिन करना, जो मैंने बोला वो सूर्य की रोशनी कमरे में आती है तो दिखती है। आप थिएटर में प्रोजेक्शन रूम में अगर देखो, प्रोजेक्शन रूम से जो लाइट आती है पर्दे पर वो आपको दिखती है। और मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जब आप बहुत ठंड में आप अगर रोड पर चल रहे हो और स्ट्रीट लाइट अगर आप देखो तो स्ट्रीट लाइट अभी गर्मी में देखोगे तो आपको स्ट्रीट लाइट में से रोशनी निकलती हुई जरूर दिखेगी, लेकिन कैसे निकल रही है, किस रास्ते पर चल रही है वो नहीं दिखेगा। आपको दिखेगा रोशनी बिखरी हुई है। लेकिन जब आप बारिश के मौसम में या जब आप लोग बहुत ठंड के मौसम में, जब बहुत धुंध होती है, फॉग होता है, तब आपको दिखेगा कि वो हेलोजन में से लाइट ऐसे निकल रही है, हेलोजन में से लाइट ऐसे स्कैटर कैसा वी बनाते हुए चल रही है। तो वो रे ऑफ लाइट या वो पाथ ऑफ लाइट, लाइट का जो पाथ है वो क्यों विजिबल हो जाता है? क्योंकि वो जो फॉग है, वो जो फॉग यानी वो जो धुंध है वो एक तरीके का कोलॉइडल सॉल्यूशन है। तो उसमें पार्टिकल, जो फॉग के जो पार्टिकल हैं वो इतने बड़े रहते हैं कि जब हेलोजन में से लाइट निकलती है तो वो फॉग के पार्टिकल से टकरा के स्कैटर होती है और स्कैटर होकर आपकी आंखों में पड़ रही है, इसलिए आपको लाइट का जो रास्ता है वो दिखने लगता है। दैट इज कोलॉइडल सॉल्यूशन। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में जरूर बात करेंगे, पर आज की क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो देख लेना अपने हिसाब से। जय सिया राम। अगली क्लास में मिलते हैं गाइस। मजाक कर रहा हूं। बाय बाय।